नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सोशल साइंस इतिहास क्लास 9th चैप्टर 2 यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। दोस्तों इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट है 1905 से पहले रूस में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियाँ क्या थी। दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट देखने से पहले हम, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आसानी से आपको मिल सके। दोस्तों हम देखेंगे 1905 से पहले रूस में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियां क्या थी, इसके बारे में हम इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों 1905 से पहले रूस में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियां बहुत विकट थी, जिसने वहाँ एक बड़ी क्रांति को 1905 क्रांति के रूप में जाना जाता है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रूस की आबादी का लगभग 85% कृषक थे। रूस अनाज का एक प्रमुख निर्यातक था। उद्योग केवल जेब में पाया गया। अधिकांश उद्योग निजी उद्योगपतियों द्वारा चलाए जा रहे थे। कभी रूस अनाज का एक प्रमुख निर्यातक था। अधिकांश उद्योग निजी उद्योगपतियों द्वारा चलाए जा रहे थे। व्यापक प्रसार, भ्रष्टाचार और शोषण के कारण कभी कभी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती थी और काम के कई घंटे कोई सीमा भी नहीं थी। रूस का शासन एक निरंकुश शासक द्वारा शासित था। एक स्वेच्छाधारी, भ्रष्ट, दमनकारी शासक था। जार एक स्व इच्छाधारी, भ्रष्ट, दमनकारी शासक था। उन्होंने लोक कल्याण को नज़रअंदाज कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों और श्रमिकों की स्थिति भी बहुत खराब हो गई थी। मजदूर और किसान दोनों ही बटे हुए थे। किसानों ने अक्सर कर देने से इनकार कर दिया था और यहाँ तक कि जमींदारों की हत्या कर दी थी। पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा लोकतांत्रिक प्रयोगों से प्रभावित होने के कारण रूसियों ने भी एक जिम्मेदार सरकार की मांग की, लेकिन उनकी सभी मांगों को ठुकरा दिया गया। नतीजन यहाँ तक कि उदारवादी सुधारकों ने क्रांतियों की बात करना शुरू कर दिया। जार निकोलस के शासन के दौरान विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त थे, जबकि श्रमिकों और किसानों सहित आम जनता की सरकार में कोई नहीं सुनता था। स्थिति इतनी विस्फोटक हो गई कि उदारवादियों ने भी इस राज्य को समाप्त करने का अभियान चलाया। रूसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना 1898 में समाजवादियों ने की थी, जो मार्क्स के विचारों का सम्मान करते थे। 1903 में इस पार्टी को दो समूहों में बांटा गया, मेंशेविक और बोल्शेविक। बोल्शेविक, जो बहुमत में थे, का नेतृत्व लेनिन ने किया था, जो मार्क्स के बाद समाजवाद पर सबसे बड़ा विचारक माना जाता था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 1917 से पहले यूरोप में अन्य देशों से अलग रूस में कामकाजी आबादी किस तरह से थी। यानी 1917 से पहले यूरोप में अन्य देशों से अलग रूस में कामकाजी आबादी किस तरह से थी। उत्तर देखेंगे, रूसी लोगों की स्थिति विशेष रूप से किसानों और कारखाने के श्रमिकों की तरह काम करने वाली आबादी अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में बहुत खराब थी। यह मुख्य रूप से जार निकोलस की निरंकुश सरकार के कारण था, जिसने अपनी भ्रष्ट और दमनकारी नीतियों द्वारा इन लोगों को दिन प्रतिदिन शोषण किया। किसानों ने भूमि पर शेर के रूप में
काम किया और उनकी अधिकांश उपज भूमि मालिकों और विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के हाथों में चली गई। बड़प्पन ताज और रूढ़िवादी चर्च के पास बड़ी संपत्ति थी। हालांकि ये किसान आम तौर पर गहरे धार्मिक थे, लेकिन कुलीनों के लिए उनके मन में कोई सम्मान नहीं था। यूरोपीय देशों में किसानों ने रईसों का सम्मान किया और उनके लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन रूस में किसान चाहते थे कि रईसों की ज़मीन उन्हें दी जाए। विभिन्न दमनकारी नीतियों और हताशा के कारण अक्सर उन्होंने कर देने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि जमींदारों की हत्या कर दी। कारखाने के मजदूरों की हालत भी उतनी ही दयनीय थी। अधिकांश उद्योग निजी उद्योगपतियों द्वारा चलाए जा रहे थे। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए श्रमिकों का शोषण किया। कई बार इन श्रमिकों को न्यूनतम निर्धारित मजदूरी भी नहीं मिलती थी। उनके काम करने की कोई सीमा नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें दिन में 12 से 15 घंटे काम करना पड़ता था। उनकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि 1917 की रूसी क्रांति की शुरुआत तक उनके पास न तो राजनीतिक अधिकार थे और न ही कोई सुधार पाने की कोई उम्मीद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1917 में जारवादी निरंकुशता का पतन क्यों हुआ? जारवादी निरंकुशता का पतन क्यों हुआ? उत्तर देखेंगे, रूसी लोगों की स्थिति विशेष रूप से किसानों और कारखाने के श्रमिकों की तरह काम करने वाले लोगों की स्थिति बहुत दयनीय थी। यह मुख्य रूप से जार निकोलस II की निरंकुश सरकार के कारण था, जिसने अपनी भ्रष्ट और दमनकारी नीतियों द्वारा इन लोगों का दिन प्रतिदिन का जीवन यापन मुश्किल कर दिया था। ऐसी नीतियों के परिणाम स्वरूप 1917 में उनकी निरंकुशता ध्वस्त हो गई। निम्नलिखित बिंदु रूस की कामकाजी आबादी की दयनीय स्थिति की पृष्ठभूमि को इंगित करते हैं, जो 1917 में जारवादी निरंकुशता के पतन का मुख्य कारण भी था। ठीक है दोस्तों, देखेंगे। नंबर 1 है, किसानों ने भूमि पर काम किया पर उनकी अधिकांश उपज भूमि मालिकों और विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के हाथों में चली गई। विभिन्न दमनकारी नीतियों और हताशा के कारण अक्सर उन्होंने किराया देने से इनकार कर दिया और यहाँ तक कि जमींदारों की हत्या कर दी। नंबर 2 देखेंगे दोस्तों, श्रमिकों की स्थिति भी बहुत विकट थी। वे कोई व्यापार नहीं बना सकते थे। अधिकांश उद्योग निजी उद्योगपतियों द्वारा चलाए जा रहे थे। कई बार इन श्रमिकों को न्यूनतम निश्चित मजदूरी भी नहीं मिलती थी। उनसे काम लेने की कोई सीमा नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें दिन में 12 से 15 घंटे काम करना पड़ता था। नंबर 3 देखेंगे दोस्तों, जार का निरंकुश शासन काफ़ी अक्षम हो गया था। वह स्वेच्छाधारी, भ्रष्ट और दमनकारी शासक था, जिसने कभी लोगों की परवाह नहीं की। नंबर 4 देखेंगे दोस्तों, कार्ल मार्क्स की शिक्षाओं ने भी लोगों को एक मानक विद्रोह उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। नंबर 5 है, 1905 की क्रांति ने 1917 की क्रांति का एक ड्रेस रिहर्सल भी साबित किया। नंबर 6 देखेंगे, पहले विश्व युद्ध में जार की भागीदारी और हार ने ऊंट की पीठ तोड़ने के लिए आखिरी तिनका साबित कर दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 2 सूचियां बनाइए, एक मुख्य घटनाओं और फरवरी क्रांति के प्रभावों के साथ और दूसरी अक्टूबर क्रांति की मुख्य घटनाओं और प्रभावों के साथ। प्रत्येक में कौन शामिल था, कौन नेता थे और सोवियत इतिहास पर प्रत्येक का क्या प्रभाव था, इस पर एक पैराग्राफ लिखें। उत्तर देखेंगे, फरवरी क्रांति। क्या दोस्तों? फरवरी क्रांति। नंबर 1 है, नंबर 1 देखेंगे, फरवरी को एक कारखाने में तालाबंदी। कितने फरवरी को? 22 फरवरी को एक कारखाने में
तालाबंदी। नंबर 2 देखेंगे, प्रदर्शनकारियों ने राजधानी के केंद्र को घेर लिया और कर्फ्यू लगा दिया। नंबर 3 देखेंगे, 25 फरवरी ड्यूमा का निलंबन। 25 फरवरी को ड्यूमा का निलंबन। ठीक है दोस्तों। 27 फरवरी सोवियत का गठन। 27 फरवरी को सोवियत का गठन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 5 देखेंगे, 2 मार्च जार ने सत्ता छोड़ी और अंतिम सरकार बनी। 2 मार्च को जार ने सत्ता छोड़ी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम, फरवरी की क्रांति ने रूस में निरंकुश शासक द्वारा चालित शासन को समाप्त कर दिया और एक निर्वाचित सरकार का मार्ग प्रशस्त किया। इस आंदोलन का कोई नेता नहीं था। फिर आता है दोस्तों अक्टूबर क्रांति। नंबर 1 है 16 अक्टूबर सैन्य क्रांतिकारी समिति का गठन। नंबर 2 24 अक्टूबर सरकार समर्थक सैनिकों की स्थिति से निपटने के लिए फोन किया। ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे हम, नंबर 3 है सैन्य क्रांतिकारी समिति रात में शहर को नियंत्रित करती है और मंत्री आत्मसमर्पण करते हैं। नंबर 4 है बोल्शेविक सत्ता पर नियंत्रण रखते थे। नंबर 4 है बोल्शेविक सत्ता पर नियंत्रण रखते थे। अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। इस घटना से रूस पर बोल्शेविकों के पूर्ण नियंत्रण और एक दलीय शासन की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, अक्टूबर क्रांति के तुरंत बाद बोल्शेविकों द्वारा क्या मुख्य बदलाव लाए गए थे। उत्तर देखेंगे, अक्टूबर क्रांति के तुरंत बाद बोल्शेविकों द्वारा लाया गया मुख्य परिवर्तन नीचे सूचीबद्ध है। ठीक है दोस्तों। नंबर 1 है बोल्शेविक किसी भी निजी संपत्ति के पक्ष में नहीं थे, इसलिए अधिकांश उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। नंबर 2 भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित किया गया और किसानों को उस भूमि को जब्त करने की अनुमति दी गई जिस पर उन्होंने काम किया था। नंबर 3 देखेंगे, शहरों में परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार बड़े घरों का विभाजन किया गया। नंबर 3 है शहरों में परिवारों के आवश्यकता के अनुसार बड़े घरों का विभाजन किया गया। नंबर 4 देखेंगे, अभिजात वर्ग के पुराने शीर्षकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अभिजात वर्ग के पुराने शीर्षकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। नंबर 5 देखेंगे, बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, कुछ पंक्तियाँ लिखकर बताएं कि आप क्या जानते हैं। कुल्को ड्यूमा 1900 और 1930 के बीच महिला कार्यकर्ता और उदारवादी। दोस्तों पहले कुल्को फिर ड्यूमा 1900 और 1930 के बीच महिला कार्यकर्ता उदारवादी। तो हम देखेंगे 1900 और 1930 के बीच महिला कार्यकर्ता। 1905 की रूसी क्रांति, 1917 की फरवरी क्रांति के दौरान महिला श्रमिकों ने भी रूस के भविष्य को आकार देने में भाग लिया। 1914 तक फैक्ट्री श्रम बल का 31% हिस्सा महिला श्रमिकों का था, लेकिन उन्हें पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता था। ठीक है दोस्तों। महिला श्रमिकों को न केवल कारखानों में काम करना था, बल्कि अपने परिवार और बच्चों की देखभाल भी करनी थी। वे देश के सभी मामलों में भी बहुत सक्रिय थी। दोस्तों वे अक्सर अपने पुरुष सहकर्मियों को प्रेरित करते थे
उदाहरण के लिए आइए हम टेलीफोन फैक्ट्री में एक महिला कार्यकर्ता मार्फा वासिलिवा की घटना को ले, जिन्होंने बढ़ती कीमतों और फैक्ट्री मालिकों के उच्च स्तर के खिलाफ आवाज़ उठाई और एक सफल हड़ताल भी आयोजित की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है मार्फा वाल्सिवा का उदाहरण अन्य महिला श्रमिकों द्वारा लिया गया था और वे तब तक बेकार नहीं बैठी जब तक उन्होंने रूस में एक समाजवादी राज्य स्थापित नहीं कर दिया। फिर आता है दोस्तों उदारवादी। रूस में उदारवादी वे व्यक्ति थे जो एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसने सभी धर्मों को सहन किया हो। वे सरकारों के खिलाफ व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहते थे। उन्होंने वंशीय शासकों की अनियंत्रित शक्ति का विरोध किया। वे एक प्रतिनिधि कानूनों के अधीन संसदीय सरकार निर्वाचित हुए थे। ठीक है दोस्तों, वे एक स्वतंत्र न्यायपालिका चाहते थे, लेकिन उदारवादियों को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पर विश्वास नहीं था। वे महिलाओं का मतदान अधिकार भी नहीं चाहते थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे आगे स्टालिन का सामूहिक कार्यक्रम। 1927 और 28 तक सोवियत रूस के शहर अनाज की आपूर्ति की तीव्र समस्या का सामना कर रहे थे। 1927 और 28 तक स्टालिन, जो उस समय पार्टी के नेता थे, ने इस समस्या के कारणों की जांच की और तदनुसार कुछ आपातकालीन उपाय पेश किए। 1929 में स्टालिन का सामूहिक कार्यक्रम इन उपायों में से एक था। इस कार्यक्रम के तहत पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों यानी कोल खोज में खेती करने के लिए मजबूर किया। सामूहिक खेत होने वाला लाभ या उपज किसानों द्वारा साझा किया जाता था। हालांकि जो किसान सामूहिकता का विरोध करते थे उन्हें कड़ी सज़ा दी जाती थी। वे कई कारणों से सामूहिक खेतों में काम नहीं करना चाहते थे। स्टालिन की सरकार ने कुछ स्वतंत्र खेती की अनुमति दी, लेकिन ऐसे कृषकों के साथ विषम व्यवहार किया। स्टालिन के सामूहिक कार्यक्रम के बावजूद उत्पादन में तुरंत वृद्धि नहीं हुई। ठीक है दोस्तों, वास्तव में 1930 और 33 की खराब फसल ने सोवियत इतिहास के सबसे बुरे अकालों में से एक को जन्म दिया। 1930 और 33 की खराब फसलों ने। ठीक है दोस्तों।